इसमें आज हमारी चर्चा का केंद्र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी के संबंध में है। ये एक ऐसा नाम है जिसने न केवल व्यापार के नियमों को बदला बल्कि लाखों भारतीयों को यह सपना देखने का साहस दिया कि साधारण शुरुआत के बावजूद विशाल साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। धीरूभाई अंबानी का जीवन परिचय ही अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। इनका जन्म सन 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरबाड़ा में हुआ था, जो सीमित साधनों के साथ पले बढ़े और औपचारिक शिक्षा उन्हें एक पारंपरिक औद्योगिक घराने का हिस्सा नहीं बना पाई, लेकिन उन्हें बाजार की ज़मीनी समझ और असाधारण दूरदर्शिता उनमें शुरुआत से ही थी। उनकी व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत केवल मात्र 300 रुपये के साथ हुई थी, लेकिन इसका वास्तविक प्रशिक्षण उन्हें भारत से दूर ले गया। सन 1950 के दशक में एक युवा के रूप में वह दमन गए, जहां उन्होंने एक क्लर्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक और बाजार की गतिविधियों की गहरी समझ हासिल की। यह अनुभव उन्हें ये सिखाने में मदद किया कि बाजार में मांग कैसे पैदा की जाती है और उसको पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता कैसे विकसित की जाती है। भारत लौटने के बाद सन 1966 में उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी, जो शुरू में केवल पॉलिएस्टर यान यानी कि का व्यापार करती थी। यहीं से उस विशाल बड़ वृक्ष का बीजारोपण हुआ जिसने आज पूरे देश की आर्थिक परिदृश्य को ही बदल दिया। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि रिलायंस की कहानी केवल व्यापार की नहीं बल्कि भारत की आर्थिक लाइसेंस राज के विरुद्ध भी एक चुनौती थी। धीरूभाई अंबानी ने व्यापार करने की पारंपरिक और धीमी गति वाली नौकरशाही शैली को अस्वीकार कर दिया और यमन में प्राप्त अनुभव के आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट और लाभ कमाने के सबसे तीव्र तरीकों के बारे में सिखाया। उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार में कपड़ा वस्त्र उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक कपड़ों की मांग ज़बरदस्त है, जिसे स्थानीय पूर्ति में कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सकता। इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉलिएस्टर यान ट्रेडिंग को चुना, जिससे उन्हें एक ऐसा आधारभूत नकदी प्रवाह यानी फंडामेंटल कैश फ्लो मिला जो आगे के बड़े मैन्युफैक्चरिंग निवेशों के लिए आवश्यक था। इस प्रारंभिक चरण में ही उन्होंने एक मूलभूत सिद्धांत स्थापित कर दिया कि बाजार की मांग का इंतजार मत करो, उत्पादन क्षमता बढ़ाओ कि तुम खुद बाजार की दिशा को निर्धारित कर सको। इस दूरदर्शिता ने ही रिलायंस को एक सामान्य ट्रेडिंग फर्म से एक विशाल औद्योगिक दिग्गज घराना बनने में प्रेरणा दी। इक्विटी कल्चर और स्केल का विजन। धीरूभाई अंबानी की सफलता का रहस्य दो क्रांतिकारी व्यावसायिक दर्शनों में छिपा था और सबसे महत्वपूर्ण था वर्टिकल इंटीग्रेशन। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कंपनी केवल तैयार उत्पाद कपड़ा न बेचे बल्कि उत्पाद को बनाने के लिए अन्य आवश्यक कच्चे माल को लेकर भी अंतिम बिक्री तक की आपूर्ति यानी कि सप्लाई चेन पर नियंत्रण रखे। इसी विजन के तहत उन्होंने सन 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में अपनी पहली कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां उनका प्रसिद्ध ब्रांड विमल ने जन्म लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने कपड़े के कच्चे माल पेट्रोकेमिकल के उत्पादन में आक्रामक रूप से निवेश करना शुरू कर दिया। यह रणनीति रिलायंस को लागत पर पूर्ण नियंत्रण देती थी और बाजार की कीमतों को अस्थिरता से बचाती थी, जिससे उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों पर अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली। उनका दूसरा और भारतीय पूंजी बाजार को बदलने वाला दर्शन था इक्विटी कल्चर। सन 1977 में रिलायंस का आईपीओ लाना सिर्फ पूंजी बाजार का साधन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था। धीरूभाई अंबानी ने भारत के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में जाकर आम लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी कंपनी की ग्रोथ में भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने शेयर धारक भगवान, शेयर होल्डर आर गॉड का नारा दिया और अपने निवेशकों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा। इस विश्वास
ने लाखों भारतीयों को पहली बार स्टॉक मार्केट से जोड़ा और भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में पारदर्शिता और निवेशक भरोसे की एक नई मिसाल कायम की। वर्टिकल इंटीग्रेशन का ही यह दर्शन रिलायंस को 80 और 90 के दशक में पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी में भारी निवेश के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझ लिया था कि सरकारें अंततः आयात शुल्क हटाएंगी और तभी केवल वही कंपनियां टिक पाएंगी जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम लागत पर उत्पादन कर सकती हों। इसी कारण उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल रिफाइनरी की नींव रखी। यह रिफाइनरी एक ही प्रकार के कच्चे तेल पर निर्भर रहने के बजाय किसी भी प्रकार के कच्चे तेल का उपयोग करने की क्षमता रखती थी, जिससे उनके जीआरएम हमेशा उनके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर रहे। इक्विटी कल्चर के संदर्भ में धीरूभाई ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि रिलायंस का शेयर हमेशा उन्हें पुरस्कृत करता रहेगा। उन्होंने भारतीय बाजार में कन्वर्टेबल डिवेंचर जैसे वित्तीय साधनों को लोकप्रिय बनाया, जिससे कंपनी को कम लागत पर पूंजी जुटाने और निवेशकों को उच्च रिटर्न देने में मदद की। इस दोहरी रणनीति वजह से एक तरफ उत्पादन में अभूतपूर्व क्षमता और दूसरी तरफ निवेशकों का विश्वास ने रिलायंस को भारत में एक अजेय व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाया। धीरूभाई अंबानी ने अपनी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी के साथ एक मजबूत व्यापारिक ढांचा बनाया। उनके 2 बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और 2 बेटियां दीप्ति और नीना हैं। दोनों बेटों ने शुरुआती दिनों में पिता के मार्गदर्शन में कंपनी के विशाल पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी साम्राज्य को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी में उनकी भागीदारी ने उन्हें व्यापार के हर पहलू को समझने का मौका दिया। सन 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद समूह की विशाल और नियंत्रण को लेकर दोनों भाइयों के बीच कुछ मतभेद उभरने लगे। रिलायंस जैसी विशाल इकाई जो एक ही परिवार द्वारा नियंत्रित थी के भविष्य की दिशा में अलग अलग विचार आने स्वाभाविक थे। सन 2005 में मां कोकिलाबेन अंबानी की मध्यस्थता में और हस्तक्षेप से रिलायंस समूह का औपचारिक विभाजन किया गया। इस विभाजन के तहत मुकेश अंबानी को समूह का मूल और सबसे अधिक कैश जनरेटिंग वाला व्यवसाय मिला, जिसमें पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस शामिल थे, जो बाद में जियो प्लेटफॉर्म और जियो रिटेल जैसे नए विकास इंजन बने। दूसरी ओर अनिल अंबानी को दूर संचार, बिजली उत्पादन और वित्तीय सेवाएं जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्र दिए गए। यह विभाजन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने दोनों भाइयों के व्यावसायिक साम्राज्यों को अलग अलग रास्तों पर स्थापित कर दिया। विभाजन के बाद दोनों समूहों के व्यावसायिक परिणाम बिल्कुल विपरीत रहे, जिसने एक बार फिर धीरूभाई अंबानी के मूल दर्शन के महत्व को रेखांकित किया। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला आरआईएल ने धीरूभाई अंबानी के सिद्धांतों, आक्रामक निवेश, स्केल और नकदी प्रवाह का उपयोग को जारी रखा। उन्होंने O2C सेगमेंट से प्राप्त भारी नकदी का उपयोग जियो में निवेश करके किया, जो एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय टेलीकॉम डिजिटल बाजार में क्रांति ला दी। इसके विपरीत अनिल अंबानी के समूह ने अपनी पूंजी संरचना और अत्यधिक ऋण के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके कई व्यवसाय गंभीर वित्तीय संकट में आ गए। यह विरोधाभासी परिणाम बताता कि केवल विरासत में प्राप्त व्यवसाय के आधार पर सफल होना संभव नहीं है। सफल होने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व, सही समय पर सही क्षेत्रों में निवेश करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात होती है संतुलित पूंजी प्रबंधन की आवश्यकता। यह परिवार की कहानी भारतीय व्यापार जगत के लिए एक शक्तिशाली सबक और स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन ही अंतिम निर्णायक साबित हुई। विभाजन के बाद मुकेश अंबानी के नेतृत्व में आरआईएल ने एक अभूतपूर्व रणनीतिक परिवर्तन किया। कंपनी ने अपनी विशाल नकदी पैदा करने की क्षमता, कैश जनरेटिंग पावर का उपयोग भविष्य के विकास क्षेत्रों में निवेश करने के लिए किया और इसकी के तहत आरआईएल के 4 प्रमुख स्तंभ खड़े किए। पहला स्तंभ O2C ऑयल टू केमिकल, जो आज भी रिलायंस के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा है।
जामनगर रिफाइनरी की अद्वितीय जटिलताओं तथा कच्चे तेल की विविधता का उपयोग करने की क्षमता रिलायंस को लगातार उच्च जीआरएम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बनाए रखने में मदद करती है, जो कंपनी के एक नए व्यवसाय के लिए फंडिंग का एक मूल स्रोत है। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी स्तंभ है जियो प्लेटफॉर्म, जिसने 2016 में भारत में क्रांति ला दी। जियो का ध्यान अब केवल ग्राहकों की संख्या तक की नहीं बल्कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने पर है, जिससे के लिए 5G का रोल आउट और एयर फाइबर जैसे उच्च मूल्य वाली सेवाएं महत्वपूर्ण है। जियो FWP का लक्ष्य फिक्स्ड ब्रॉडबैंड बाजार पर कब्जा करना है, जहां प्रति ग्राहक आय मोबाइल सेवाओं की तुलना में 3 गुना अधिक हो सके। तीसरा स्तंभ जो रिलायंस का है वो है जियो रिटेल। जियो रिटेल सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक ऐसा लाभदायक सेगमेंट है। यह अपने विशाल नेटवर्क और ओमी चैनल्स दृष्टिकोण के साथ भारत में बढ़ती हुई क्रय शक्ति और बाजार पर नियंत्रण कर रहा है। यह रणनीतिक परिवर्तन रिलायंस को एक बढ़ने वाले उद्योग घराने के रूप में प्रदर्शित करता है। इसका मूल्यांकन अब सम ऑफ द पार्ट्स विधि से किया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि एक ऑयल कंपनी O2C को एक टेक कंपनी जियो या एक रिटेल चेन की तरह वैल्यू नहीं किया जा सकता। जियो प्लेटफॉर्म ने न केवल टेलीकॉम को बदला है बल्कि अब वह क्लाउड सेवाओं, मीडिया, मनोरंजन और फिनटेक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी पूरा एक इकोसिस्टम बना रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का लक्ष्य जियो के विशाल ग्राहक डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके एक एसेट लाइट NBFC मॉडल बनाना है, जिससे यह भारत के वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक विशाल विघटनकारी बन सके। वहीं रिलायंस रिटेल ने न केवल शहरी बल्कि टियर 2, टियर 3 शहरों में भी अपना आक्रामक रूप से विस्तार किया है, जो कि भारत की वास्तविक खपत को कैप्चर करता है। यह उपभोक्ता केंद्रित विस्तार के पारंपरिक ऊर्जा सेगमेंट में चक्रीय वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हेज प्रदान करता है। आज रिलायंस एक सुनियोजित उत्तराधिकार योजना के तहत काम कर रहा है, जहां मुकेश अंबानी के बच्चे कंपनी के भविष्य का नेतृत्व कर रहे हैं। आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म का डिजिटल विस्तार संभाल रहे हैं। ईशा अंबानी रिटेल की रणनीतिक और विकास को संभाल रही हैं और सौंदर्य सेगमेंट का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि अनंत अंबानी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट न्यू एनर्जी का नेतृत्व कर रहे हैं। न्यू एनर्जी सेगमेंट का अगला विकास इंजन है, जिसके लिए कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर PV और बैटरी स्टोरेज में अधिक निवेश किया है। न्यू एनर्जी सेगमेंट, जिसकी अगुवाई अनंत अंबानी कर रहे हैं, रिलायंस के दीर्घकालिक स्थिरता, EGS अनुपालन और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह क्षेत्र है जहां रिलायंस अगले दशक में अपना सबसे बड़ा निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि रिलायंस को एक वैश्विक उच्च ऊर्जा प्रौद्योगिक तथा समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करेगा, अर्थात ग्लोबल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। जामनगर में 5 गीगा फैक्ट्रीज का निर्माण भी इस विजन को ज़मीन पर उतारने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। ये फैक्ट्रियाँ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइजर, एनर्जी स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल का निर्माण करेंगी। यह कदम रिलायंस को न केवल O2C व्यवसायों को नेटवर्क कार्बन जीरो लक्ष्य 2035 की ओर ले जाने में मदद करेगा, बल्कि यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप ऊर्जा उपकरणों के लिए चीन
पर निर्भरता को भी कम करने में सहायक होगा। न्यू एनर्जी की रणनीति केवल भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि एशिया अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का निर्यात करना भी है। इससे रिलायंस को एक वैश्विक लीडर के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। यह दूरदर्शी कदम रिलायंस को एक ऑयल कंपनी की छवि से मुक्त करके डिजिटल उपभोक्ता ग्रीन एनर्जी कंपनी के रूप में भी स्थापित करेगा, जो भविष्य के जलवायु जागरूक निवेशकों यानी क्लाइमेट अवेयर इन्वेस्टर्स के लिए अत्यंत आकर्षक साबित होगा। चलिए बात करते हैं अंबानी परिवार के बच्चों की शिक्षा के संबंध में। धीरूभाई अंबानी ने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने खासकर दोनों बेटों को अपने व्यवसाय में शामिल किया। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग में बीई किया था तथा बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया तथा एमबीए भी उनके द्वारा किया गया, क्योंकि अनिल अंबानी ने बीएससी तथा एमबीए किया। धीरूभाई अंबानी के पोती पोतियों ने भी अपने पिता की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय तथा प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की, जिसमें ईशा अंबानी ने येल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया तथा एमबीए अमेरिका से किया। आकाश अंबानी ने इकोनॉमिक्स में बीए किया, जो कि उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से किया। अनंत अंबानी ने भी इकोनॉमिक्स में ही ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह जानकारी दर्शाती है कि धीरूभाई ने अपने बेटों को टेक्निकल तथा वित्तीय कौशल प्रबंधन के लिए तैयार। वहीं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपनी तीसरी पीढ़ी को अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और वैश्विक प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता दिलाई, जो आज के डिजिटल और उपभोक्ता केंद्रित व्यवसायों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, हमने आज बात की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आपसे फिर एक नए वीडियो में नए घराने के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल एजुकेशनल चैनल है तथा हम बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। आपके लिए ट्रेडिंग व्यू पर उपलब्ध इंडिकेटर्स को हम आपको लाते हैं और चार्ट पर आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है इस बारे में हम आपको डिटेल वीडियो इंडिकेटर्स के बारे में देते हैं। जो अब तक हमने वीडियो डाली हैं उसमें मुख्य रूप से ट्रेडिंग बेसिक स्टडीज़ के अंतर्गत हम ये वीडियो आपको डालते हैं, जिसमें हमने जो वीडियो डालते हैं उसमें सबसे पहले जो हमने वीडियो डाली है मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इस बारे में हमने आपको डिटेल में वीडियो डाली है। दूसरे नंबर पर जो हमने दूसरी वीडियो इसी संबंध में डाली है वो है ट्रेंड इंडिकेटर्स। ट्रेंड इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसमें भी एक हमने सेपरेट वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। आरएसआई क्या होता है, आरएसआई को कैसे यूज़ किया जाता है, चार्ट पर इसको कैसे ट्रेडिंग के समय यूज़ करना चाहिए, इसके संबंध में भी हमने एक सेपरेट अलग से वीडियो डाला हुआ है। वीवैप तथा वीवैप से रिलेटेड VWMA तथा वीवैप ऑटो एंकर्ड के संबंध में भी एक अलग से हमने वीडियो अलग से डाला हुआ है। एक अलग से एक और आपको हमने एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में डाला है जिसका नाम है SSL, यानी कि स्टॉप लॉस छोड़ो और ट्रेडिंग करो। उस संबंध में भी एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। कुछ जनरल मिस्टेक्स जो अधिकांश ट्रेडिंग के संबंध में लोग करते हैं उसके संबंध में भी हमने एक वीडियो आपको इस पर डाला हुआ है, उसको भी ज़रूर देखें। और एक हमने अलग से एक वीडियो और डाला हुआ है जिसको बोलिंगर बैंड कैसे यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में तथा लाइव मार्केट में उसका उपयोग कैसे कब किया जाता है, इससे संबंधित भी वीडियो है। अगला वीडियो हमने मूविंग एवरेजेस के बारे में डाला है कि मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ किया जाता है तथा लाइव मार्केट में उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने पुट कॉल रेशो से संबंधित भी आपको एक वीडियो डाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल चैनल है तथा हम जो है लगातार इस तरह के वीडियो आपको डालते रहते हैं जिससे कि आपको मार्केट के संबंध में एक जनरल नॉलेज हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।